प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सारी जिंदगी फलस्तीनी रूमाल और फौजी वर्दी में गुजारने वाले फलस्तीनी जंग आज़ादी के हीरो यासिर अरफात शहीद की जिंदगी, सियासी व मुसल्लह जदोजहद और शहादत पर तफसीली बहस करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम एक और वीडियो अमेरिका के अंदर दिन दिहाड़े CIA एजेंट्स को कत्ल करने वाले पाकिस्तानी नौजवान मीर एमल कांसी की कामयाब वारदात और फिर ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। अजीम फलस्तीनी जहादी लीडर यासिर अरफात 24 अगस्त सन 1929 को मिस्र में पैदा हुए। वो सन 1996 से अपनी मौत सन 2004 तक फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर भी रहे। उसके अलावा उन्होंने सन 1969 में इसराइल की नींदें हराम करने वाली तंजीम फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO और अल-फतह ग्रुप की बुनियाद भी रखी। सन 1993 में उन्होंने PLO के प्लेटफॉर्म से इसराइली हुकूमत के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। उस अमन मुआहदे के बाद उन्हें और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म शमौन पीरेज दोनों को मुश्तरका तौर पर सन 1994 का अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। उसी अमन मुआहदे के रद्द-ए-अमल में एक और फलस्तीनी जहादी तंजीम हमास का ज़हूर हुआ, जो आज तक PLO और इसराइली हुकूमत के साथ हालत जंग में है। यासिर अरफात ने पहली अरब इसराइल जंग और फिर नहर स्विस पर अंग्रेजों के कब्जे के खिलाफ जंग भी लड़ी। सन 1954 में मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर पर एक कातलाना हमले के बाद क्रैकडाउन में यासिर अरफात को भी जेल भेज दिया गया। रिहाई के कुछ अरसे बाद अरफात ने मिस्री फौज में कमीशन भी हासिल किया और अपनी फौजी ट्रेनिंग मुकम्मल की। यासिर अरफात वो फलस्तीनी रहनुमा थे जिनकी खाली पिस्तौल भी उनके दुश्मनों को खौफजदा रखती थी। यासिर अरफात से मिलने वाले लोगों के मुताबिक उन्होंने यासिर से बेहतर कोई बात करने वाला नहीं देखा। जब वो समझते कि मुज़ाकरात अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं और अब समझौता होने ही वाला है कि यासिर अरफात अचानक अपने मुतालबात में इजाफा कर देते। अगर फाइनल दस्तखत की तकरीब कल है तो अरफात आज अपने लिए ज्यादा से ज्यादा रायतें हासिल करने की कोशिश करते। 13 नवंबर सन 1974 को अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी, क्योंकि उस दिन तारीख में पहली मरतबा किसी फलस्तीनी लीडर यानी PLO के सरबराह यासिर अरफात ने खिताब करना था। पहली बार किसी ऐसे शख्स को ये एजाज हासिल होने वाला था जो किसी भी मुल्क का कायद नहीं था। उस तारीखी दौरे पर अरफात के करीबी साथी और बाद में फलस्तीनी इंतजामिया के पहले वजीर खारजा नबील शात भी उनके साथ थे। अरफात ने पहली बार वो चीज तस्लीम की थी जो उन्होंने पहले कभी भी कबूल नहीं की, यानी पहली मरतबा पूरी जिंदगी में उन्होंने अपनी दाढ़ी मुकम्मल तौर पर साफ करवा दी थी और नया सूट भी पहना था। उस दिन अरफात न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से बजरिया हेलीकॉप्टर बराह रास्त अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर पहुंचे। ठीक उसी वक्त कारों का काफिला होटल की तरफ रवाना हुआ ताकि अरफात के मुखालफिन को ये लगे कि उन्हें कार के जरिए अपने होटल ले जाया जा रहा है। उस दिन अरफात ने अपनी तकरीर का एहतमाम 2 यादगार जुमलों से किया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ जैतून की शाख यानी अमन का पैगाम और मुजाहिद आज़ादी की बंदूक लेकर आया हूँ। मैं तमाम दुनिया से अपील करता हूँ, मेरे हाथ से जैतून की इस शाख को गिरने मत दीजिए। अगले ही दिन ये तकरीर दुनिया के हर बड़े अखबार की सुर्खी बनी और उस तकरीर के 9 दिन के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदाद नंबर 3237 मंजूर करके PLO को अक़वाम मुत्तहिदा में मुबस्सिर का दर्जा दे दिया। अरफात छोटे कद के शख्स थे, यानी सिर्फ 5 फुट 4 इंच। वो जहाँ भी होते या जो कुछ भी कर रहे होते वो एक जगह चैन से नहीं बैठते थे। इसराइल से दुश्मनी और अपनी सिक्योरिटी के पेश नजर अरफात किसी जगह बैठने से पहले हर उस जाविये का मुताला करते जहाँ से उन पर गोली चलाई जा सकती थी। दौरान गुफ्तगू अरफात अचानक अपनी जगह तब्दील कर लेते थे। उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना खुफिया रखा जाता था कि उनके करीबी लोगों को भी मालूम नहीं होता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। शायद इसी वजह से इसराइल ने फरवरी सन 1973 में लीबिया का एक मुसाफिर त्यारा मार गिराया था, जिसमें सवार तमाम 100 मुसाफिर मारे गए थे। इसराइल ने इस उम्मीद पर त्यारे को हिट किया था कि उसमें यासिर अरफात भी बेस बदल कर सफर कर रहे हैं। यासिर अरफात की छोटी दाढ़ी होती थी और वो हमेशा फौजी लिबास में होते थे। वो सीधे सादे से इंसान थे, लेकिन जहाँ तक फलस्तीनी तहरीक या इसराइल के साथ ताल्लुकात की बात थी उससे वो बहुत संजीदगी से लेते थे और इसी बिना पर मिलने वाले हर शख्स को शक की निगाह से देखते थे। यासिर अरफात ने बहुत देर से शादी की, क्योंकि बकौल उनकी शादी तो फलस्तीन से हो चुकी है। बाद में उन्होंने एक मसीही खातून सोखा से शादी की। शादी के बाद सोखा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सोखा अरफात को बहुत चाहती थी। आप ये जानकर यकीनन हैरान होंगे, शादी के वक्त अरफात की उम्र 62 साल और सोखा की उम्र सिर्फ 28 साल थी। उस शादी से उनकी एक बच्ची भी है जो अब जवान हो चुकी है। अरफात ने सारी जिंदगी गजा के एक बहुत मामूली और छोटे से मकान में गुजारी। यासिर अरफात हमेशा फौजी लिबास में नजर आते थे। उनके जूते हमेशा फौजी अफसरों की तरह चमकते थे। अरफात सूट
और टाई इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि ये मगरबी लिबास था और महंगे लिबास से अयाशी का तासर भी होता था, जिसका मतलब बदअनवानी है। उनका लिबास उन्हें मैदान जंग के एक ऐसे सिपाही के तौर पर पेश करता था जिसके पास जाती अयाशी के लिए वक्त ही नहीं। यासिर अरफात अपने कपड़ों और हरकत व सकनात से उनके बिल्कुल बरक्स दिखाई देते थे और दूसरों को ये गलतफहमी हो जाती थी कि उन्हें आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। सारी जिंदगी वो 2 शिफ्ट में सोया करते थे, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक। इसीलिए आधी रात के वक्त भी अरफात अपनी बेहतरीन फार्म में नजर आते थे। जब भी कोई उनसे मिलना चाहता वो कभी भी मना नहीं करते थे और हमेशा रात को 11-12 बजे ही मिलते और रात को ही वो सबसे ज्यादा अलर्ट भी रहते थे। अरफात हमेशा गले में फलस्तीनी रुमाल और कमर में पिस्तौल लटका कर चलते थे। जब वो पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने गए तो उनसे कहा गया कि ऑडिटोरियम में हथियार ले जाने की ममानियत है, मगर अरफात के वाज़ेह इनकार के बाद समझौता इस बात पर हुआ कि वो अपनी हाकी वर्दी पर पिस्तौल का होल्स्टर तो लगाए रहेंगे लेकिन उसमें पिस्तौल नहीं होगी। हर वक्त पिस्तौल साथ रखने की वजह उन्होंने ये बताई कि जो लोग मुझ पर गोली चलाना चाहते हैं वो इस पिस्तौल की वजह से कई दफा सोचते होंगे। यासिर अरफात को भी क्यूबन सदर फेडरल कास्ट्रो की तरह जोर से गले लगाने की आदत थी। यासिर अरफात को शहद से भी शदीद मोहब्बत थी। यासिर अरफात अपने फजाई सफर को बहुत खुफिया रखते थे और मेजबान मुल्क को पहले से नहीं बताया जाता था कि वो वहाँ आने वाले हैं। 1-2 घंटे पहले ही मेजबान मुल्क को बताया जाता था कि यासिर अरफात आ रहे हैं। वो हमेशा इंडियन वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को माई सिस्टर यानी मेरी बहन कहकर पुकारते थे। उर्दन में PLO के मुजाहिदीन के शदीद कत्लेआम के बाद यासिर अरफात एक लंबे अरसे तक पाकिस्तानी हुकूमत से शदीद नाराज भी रहे। उसके बरक्स इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात मरते दम तक नहायत खुशगवार रहे। यासिर अरफात जिद्दी मिजाज भी बहुत थे। एक मरतबा सन 1983 में दौरान सर्द जंग हिंदुस्तान में गैर वाबस्ता ममालिक का सरबराही इजलास हुआ तो वो इस बात पर शदीद नाराज हो गए कि उनसे पहले उनके सियासी खरीफ उर्दन के शाह हुसैन को तकरीर करने का मौका क्यों दिया गया और फौरी तौर पर अपने जहाज से वापस फलस्तीन जाने का प्रोग्राम बना लिया। मगर फिर इंदिरा गांधी और फेडरल कास्ट्रो की मन्नत समाजत के बाद वो राजी हो गए। इंदिरा गांधी की तरह यासिर अरफात बेनजीर भुट्टो के भी बहुत करीब थे। एक बार दोनों के दरमियान एक मुज़हका हैज वाक़या भी पेश आया। सन 1988 में जब बेनजीर पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनी तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि ख्याल रखे मैं किसी मर्द लीडर से हाथ नहीं मिलाती। उसी दौरान अरफात कराची पहुंचे तो बेनजीर उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट गई। स्टाफ ने अरफात को बताया कि बेनजीर भुट्टो नीचे आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं, मगर वो मर्दों से मुसाफिया नहीं करती। अरफात ने कहा हाँ मुझे इस बारे में कई बार बताया जा चुका है, याद दिलाने का शुक्रिया। ताहम नीचे उतरते ही उन्होंने बेनजीर से मुसाफिया करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बेनजीर ने भी हिचकिचाते हुए अपना हाथ उनकी जानब बढ़ा दिया। अरफात ने शरारती मुस्कुराहट के साथ बेनजीर को कहा शुक्र अदा करें कि मैंने आपको बोसा नहीं दिया। ये अरबी रस्म है कि जो भी मेरे इस्तकबाल के लिए आता है मैं उसके गाल चूमता हूँ, एक बार नहीं 2 बार, दोनों गालों पर। यह सुनकर बेनजीर बेख्तियार हंस पड़ी। सारी जिंदगी हालत जंग में रहने वाला ये अजीम फलस्तीनी लीडर बिल आखिर सन 2004 को इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के हाथों जहर ख्वानी से शहीद हो गया। आलम अरब का बच्चा आज भी अरफात को अपना आइडियल और फलस्तीनी जंग आज़ादी का हीरो मानता है। दोस्तों, अगर आप यासिर अरफात ही की तरह कट्टर इसराइल मुखालिफ सऊदी बादशाह किंग फैसल शहीद की जिंदगी और कत्ल से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन की राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द इसी तरह की एक और वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।